राजस्थान में खुशियां ही खुशियां हैं। क्यों है वो तो आप सभी को पता है, क्योंकि भाई आरएस का रिजल्ट आ गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, भाई लड़कियों ने टॉप की बाजी मारी है आरएस के रिजल्ट में। इतनी कठिन परीक्षा है लेकिन लड़कियां देखिए किसी से पीछे नहीं है। और आप मेरे साथ जो देख रहे हैं ना, ये भी लेडी है और इन्होंने भी बाजी मार ली है। इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, बधाई देंगे, नाम पूछेंगे, क्या कुछ बनना चाहती हैं आगे, किस रैंक पे जाना चाहती हैं और खुद की ख्वाहिश क्या है कि भाई मुझे ये पोस्ट मिले। बहुत स्वागत है आपका और बहुत सारी नहीं बंदा ऐसे कहूँगी, जितनी सारी बधाई मेरे पास है वो सब आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका, कहाँ से है, कैसे इस जर्नी में आइए, थोड़ा सा बताइए। मैम मेरा नाम पारुल चौधरी है और मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट के डाडरिया कला गांव से बिलोंग करती हूँ। और मैंने जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो अपने ग्रेजुएशन से स्टार्ट की थी और ये मेरा विद प्रिपरेशन फर्स्ट अटेम्प्ट था आरएस में। नागौर से आए, फर्स्ट अटेम्प्ट है। नागौर वाले होते तो बड़े इंटेलिजेंट। अब आप, मुझे पता है कि आप दूसरी तरफ चले जाएंगे क्योंकि बेनीवाल जी के क्षेत्र से आते हैं इंटेलिजेंस तो, और वो भी जाट है भाई, कूट कूट के भरी हुई होगी। जी मैम, सपोर्ट बहुत रहा उस साइड से। नहीं, नागौर वालों में तो है, मुझे पता है। मैं नागौर 4-5 बार गई और वैसे भी उधर के लोगों में है, वो मेरे भी बड़े फैन है नागौर के लोग। चलिए एक बात बताइए कि शुरुआत कहाँ से की, किस साल में आपने शुरुआत की आरएस की कि मुझे आरएस बनना है? मैम मैंने स्टार्टिंग जो प्रिपरेशन थी वो यूपीएससी के लिए स्टार्ट की थी, पर वहाँ पे जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया तो वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। और उसके साथ में 2021 का जो आरएस की वैकेंसी थी वो भी आई थी। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तुम प्रिपरेशन तो नहीं कर रही हो लेकिन तुम दे के देख लो एक बार। जी मैम, तो मैंने जब 2021 वाला प्रीलिम्स दिया था तो वो 0.9 से मिस हो गया था। तो उसके बाद मुझे लगा कि अगर बिना प्रिपरेशन के ये 0.9 से रह रहा है तो अगर मैं प्रिपेयर करके दूंगी तो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर सर मैंने डेडिकेटेडली इसी के लिए प्रिपेयर किया था और मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी स्टार्ट हो गई थी तो उसके साथ मैंने प्रिपेयर किया इस एग्ज़ाम के लिए। कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है? मैंने सुना है कि लोग 24 घंटे भी पढ़ने लग जाते हैं, उनको तो समझ में ही नहीं आता कुछ कि एक्चुअली में कुछ है नहीं है, शादी ब्याह खाना पीना सब छोड़ देते हैं। ऐसा होता है क्या वाकई में? मैम पढ़ाई तो बहुत करनी पड़ती है, एक शेल में जाना पड़ता है। और बात बाहर की है तो ये बिल्कुल सही है। जैसे मेरी फैमिली में जो भी शादियाँ हुई थी, जो क्लोज कजन्स थे, उनकी सबकी मैंने शादियाँ मिस कर दी लास्ट 3 सालों में। तो ये तो होता है। सब आपकी शादी में आएंगे। जी मैम ज़रूर। तो ये चीज़ होती है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एक शेल में जाना ही होगा। आपको डेडिकेटेडली जब आप उसके लिए प्रिपेयर करते हैं तभी सफलता मिल सकती है। अच्छा, कभी ऐसा लगा यार नहीं हो रहा, बैठ नहीं रहा, डर सा लगने लग जाता अंदर ही अंदर इंसान को कि मुझसे नहीं होगा, अगर नहीं हो पाए तो मेरे इतना टाइम खराब हो जाएगा, आगे मैं क्या करूँगी? ऐसा कभी हुआ? मैम बहुत बार होता था, मेरे साथ तो ऐसा होता था, हर सेकंड डे लगता था कि क्योंकि वो जर्नी ऐसी होती है कि बहुत बार बर्नआउट फील करते हो। तो मेरी तो ये स्ट्रैटेजी होती थी कि जब भी मुझे ऐसा लगता था कि अंदर कुछ भर रहा है, मुझे बाहर निकालना है, तो मम्मी के पास बैठ के रो लेती थी। ये हमेशा वर्क किया है कि या तो मम्मी या छोटा भाई, तो वो लोग फिर ऐसे ही बोलते थे। उनको भी पता था, उनको आदत हो गई थी कि आएगी रोएगी और फिर से पढ़ने लग जाएगी। वो ये भी कहते हैं हो जाएगा, टेंशन मत ले। हाँ, इसमें पेरेंट्स का जो संघर्ष रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वो हमेशा यही बोलते थे कि तेरा नहीं होगा तो किसका होगा, तेरा नहीं होगा तो कैसे होगा। तो उनको भी पता था कि आएगी रोएगी थोड़ी देर, फिर अपने आप मोटिवेट होकर पढ़ने लग जाएगी। तो वो लोग आदी हो चुके थे मैम। पेरेंट्स क्या करते हैं? मैम मेरे फादर जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड है, यूडीसी से, और मदर होम मेकर है। पापा ने तो पढ़ाई पे खूब जोर दिया होगा। हाँ, बचपन से थोड़ा घर का स्ट्रिक्ट माहौल रहा था, पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा था उनको कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, टीवी कम देखो, फ़ोन कम स्क्रॉल करो, थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा करो, ये रहता। मुझे एक बात बताओ, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था तो कौन था? क्योंकि एक दिन पहले अनाउंसमेंट हुई थी रिजल्ट आने वाला है, सब लोग तैयारी में थे, बैठ गए थे कि बस इंटरनेट खोल के देख ले रिजल्ट, बट डिले हो गया, अगले दिन रिजल्ट आया। तो कौन था जो बैठा था पास में, रिजल्ट देखने के लिए एक्साइटेड था? मैम जब रिजल्ट आया तो उस दिन भी वेट कर रहे थे 15 को भी कि रिजल्ट आने वाला है, पर 2 दिन की तो नींद थी क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी टेंशन में। फिर 9 बजे मतलब 8:30 के टाइम मैंने सोचा कि अब आने तो वाला नहीं है तो सो जाओ जाके। तो मैंने रूम की लाइट्स वगैरह ऑफ कर ली थी और अचानक से PDF आ गई कि रिजल्ट आ गया। तो मैं हॉल में गई, पेरेंट्स को बताया फिर हम लोगों ने साथ में, मैंने मेरे मदर और फादर के साथ में देखा था रिजल्ट। तो जब उसमें आया तो मुझे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि 193 मेरी रैंक है क्या। वापस चेक किया? मैम मेरे हाथ
कांप रहे थे उस टाइम पे। फिर मैंने राहुल यादव सर को कॉल किया कि सर प्लीज़ आप चेक करो सर, मुझसे चेक नहीं हो रहा सर, मेरी है कि ये मैं रोई जा रही हूँ और उनको बताए जा रही हूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं तू थोड़ा शांत, तो ये तेरी रैंक है। तो रिजल्ट ऐसा था। वो मोटिवेटर इंसान कौन था? देखिए माता पिता हमेशा बच्चों का भला ही चाहते हैं, लेकिन इस जर्नी में टीचर्स और मेंटर के रूप में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा सपोर्ट करते हैं और बिना उनके गाइडेंस के हम नहीं कर पाते कुछ चीज। कौन थे वो व्यक्ति जिन्होंने भाई बहुत मोटिवेट किया आपको? मैम इस जर्नी में आने के बाद में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है वो राहुल सर का रहा है, क्योंकि मैंने कभी कोचिंग नहीं की थी। तो एक वो चीज़ होती है ना कि आपको एक गाइड की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। आप सेल्फ स्टडी कर लो, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में गाइड भी ज़रूरी होता है जो आपको बताए कि भाई क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या आपको टेस्ट अगर आप लिख रहे हो तो कैसे उनको इम्प्रूव करना है। तो वो चीज़ हमेशा राहुल सर ने की। और बाद में जब मैं राहुल सर से जुड़ी तो अंकेश मैम, संजीव सर, इन लोगों ने मुझे बहुत गाइड किया और इनको भी मुझ पर इतना ट्रस्ट था कि बहुत बार ऐसे होता था टेस्ट में मार्क्स कम आते थे या मॉक इंटरव्यूज गंदे होते थे, तो मैं ऐसे मायूस हो जाती थी और सर को पता लग जाता था कि भाई इसका टेस्ट बहुत गंदा है कुछ भी। तो वो हमेशा मुझे यही बोलते थे कि नहीं तेरा हो जाएगा। तो फिर ऐसा लगता है ना कि अगर कोई बोल रहा है इतने कन्विक्शन से, अगर कोई बोल रहा है कि तुम्हारा हो जाएगा तो शायद हो ही जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी तो बहुत आपको चौधरी साहब बोलना पड़ेगा अभी तो मुझे नहीं, चौधरी साहब वाली पदवी तो देखिए आपको मिल गई। मुझे एक बात बताइए कि हम राजस्थान से आते हैं। आज मैं खुद भी वो जो पीडीएफ देख रही थी तो मैंने देखा मोस्टली लड़कियां बाजी मार रही है। पहले ऐसा होता था एजुकेशन में कहीं ना कहीं गर्ल्स पीछे रहती थी। कैसे देखती हो उस सिनेरियो को कि आज बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया एजुकेशन में? मैम एजुकेशन में बहुत और ये ज़रूरी भी था कि एजुकेशन में अगर इतने चेंजेस, क्योंकि कोई भी लड़की है, मैं तो बोलूँगी अगर लड़का भी है तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और मेन चीज़ जो होती है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना होती है, क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि अगर लड़की एम्पावर होती है तो उसके साथ में जो उसकी पूरी जनरेशन है वो एम्पावर हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है। और मेरे घर में अगर मैं बात करूँ तो मेरे फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इसमें, कि बहुत बार ऐसा होता था कि शादी को लेके भी थोड़ा आसपास के लोग बहुत करते थे, लेकिन मेरे फादर इतने कन्विंस थे कि नहीं हमको नहीं कराना है, हमको इसकी पढ़ाई पूरी करवानी है। तो मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स का वो जो स्ट्रगल था ना, क्योंकि वो दोनों डिसेबल्ड हैं, तो उनका बचपन से जो संघर्ष रहा है ना, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। और बिना उनके मैं शायद, मतलब मेरा सौभाग्य है कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ और बिना उनके तो कुछ नहीं हो पाता। तो ये मेरे पेरेंट्स का माँ बाप मिले आपको। वाकई में मैं हेड्स ऑफ दूंगी ऐसे पेरेंट्स को कि जो अपने बच्चों को जो है हमेशा मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। भाई थैंक यू। और मेरे माता पिता भी बहुत अच्छे, मैं उन्हें भी थैंक यू दूंगी कि आज हमें भी इस काबिल बनाया कि आज हम देखिए चौधरी साहब का इंटरव्यू हमेशा पारो रहूंगी। कोई बात नहीं, पारुल जी कह लेंगे हम आपको। अच्छा क्या मतलब ऐसा है थॉट कि मुझे एसडीएम बनना है या किसी अकाउंट डिपार्टमेंट में जाना, किस डिपार्टमेंट में जाना पसंद करेंगी? मैम मैं एसडीएम बनना चाहूँगी। मुझे बचपन से था कि डिसेबिलिटी को एक प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि पेरेंट्स की जो चीज़ें थी वो मैंने बचपन से देखी थी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग उनको फिजिकल कंडीशन पे, जो डिसेबल्ड होते हैं हम उनको फिजिकल कंडीशन पे जज कर लेते हैं। हम ये चीज़ नहीं देखते हैं कि वो पीछे अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी को बताऊँ, बस मुझे ये था कि जो पेरेंट्स का जो स्ट्रगल रहा है ना, और मैं डिसेबिलिटी को एक प्लेटफॉर्म दे दूँ कि हाँ डिसेबल पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कामयाब कर सकते हैं। तो वो शायद भगवान की कृपा से वो चीज़ पूरी हो गई, तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। माता पिता को भी धन्यवाद दे दीजिए एक बार। मैम बिना पेरेंट्स के कुछ नहीं हो सकता था। मतलब पेरेंट्स दे आर लाइक गॉड फॉर मी, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद था। मैम मेरी मम्मी ने और पापा ने जितने नाम जब मेरे लिए किया मैं बता नहीं सकती हूँ। तो उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इस पूरी जर्नी में पढ़ाई कितने घंटे की और क्या अच्छा निकला, क्या ऐसा रहा कि भाई ये तो बेकार चीज़ हो गई है? कुछ दो चीज़ें बताइए। मैम पढ़ाई को लेके जैसे जब प्रीलिम्स था तो 8-9 घंटे मैं कर लेती थी, और मेंस के टाइम पे तो बहुत एक्सटेंड हो गया था 12-13 घंटे की, क्योंकि साथ में मैं प्राइवेट जॉब भी करी थी। एक स्कूल में मैं हाफ टाइम के लिए पढ़ाने जाती थी। तो मेरा ये होता था कि वहाँ से आने के बाद में मैं बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करूँ, और घंटों के हिसाब से ना जाके मैं क्या करती थी कि अपने टॉपिक्स डिसाइड कर लेती थी कि मुझे दिन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करना है, मुझे कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। तो पूरा दिन मेरा मैम उसी में निकल जाता था फिर। तो मतलब बाकी किसी एक्टिविटी के लिए तो टाइम ही नहीं होता था। एक आखिरी सवाल पूछूंगी। जर्नी बहुत अच्छी रही है आपकी, और आपके माता पिता को ढेर सारी बधाई मैं देती हूँ कि आपकी बेटी ने कर दिखाया। अंकल आंटी क्या मैसेज देंगी महिलाओं को? महिलाएं तो महिलाओं के लिए ही पूछूंगी कि महिलाओं को क्या मैसेज देंगी? आप एसडीएम बन जाए, बहुत सारी बधाई आपको, क्या मैसेज देंगी? मैम मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप
कैसी भी कंडीशन में हो, बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि हम जिस सिचुएशन में हैं, हम जिस डिफ़िकल्टी में हैं, हम उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे या शायद कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा अगर देखोगे ना उससे ऊपर उठ के, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुँचना, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एजुकेशन भी नहीं है तो स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। बस मैं बोलूँगी हार नहीं माननी है, तो सिचुएशन कैसी भी हो बस हारना नहीं है, क्योंकि हमेशा टनल के एंड में लाइट होती है, हमें बस वो टनल क्रॉस करना होता है। तो वहाँ तक प्लीज़ टनल तक तो पहुँचिए, वो क्रॉस तो अपने आप ही हो जाएगा फिर। चलिए, बहुत बधाई आपके भविष्य के लिए आपको, और फिर मिलेंगे आपसे। अब तो आप एसडीएम बन जाइए, इसके बाद मिलूंगी। और बहुत खूबसूरत इन्होंने बात कही है कि टनल से बाहर तो निकली, रोशनी तो अपने आप आ जाएगी। मैं हमारे समाचार देखने वाली तमाम जो महिलाएं हैं, जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, जो हमारे समाचार से जुड़ी हुई हैं, या जो नई महिलाएं भी देखेंगी, तो मैं उन्हें भी यही कहना चाहूंगी, सुनहरा मौका आपके पास, देखिए मौका एक बार आता है, तो उस मौके को कभी मत गवाइए। मौका चाहे कैसा भी हो, चाहे एजुकेशन में हो, या आप कुछ करना चाहती हो, या कुछ बनने के सपने हो आपके, उस मौके को मत गवाइए, उसे ग्रैब कीजिए, कुछ बनिए, नाम कीजिए। आज ये है मेरे पास, आज मैं इनका इंटरव्यू ले रही हूँ, कल हो सकता है आप कोई महिला, आप में से कोई महिला हो जो मेरे पास बैठी हूँ, उनका इंटरव्यू ले रही हूँ। तो मैं तमाम दर्शकों को भी यही कहूँगी कि मौक़ों को कभी छोड़िए मत, और मौक़ों के साथ चलिए, कुछ ना कुछ आप भी ज़रूर बन जाएंगे। और तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा समाचार।